अच्छा, 31 जुलाई है। जुलाई का महीना ख़त्म हो चुका है और हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारा जुलाई का मंथ कैसे गुजरा स्टॉक मार्केट को लेके। तो मैंने कम्युनिटी में ये मैसेज शेयर किया था कि KSE 100 2.33% नेगेटिव था। KMI का जो इंडेक्स है वो 3.94, KMI ऑल 3.68। ये सब कुछ मैंने कैलकुलेट कैसे किया मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आइंदा आप खुद भी कैलकुलेट करना चाहे तो आपको पता हो कैलकुलेट कैसे करना होता है। तो ये मैंने गूगल ओपन किया। यहाँ पे आप SCS टेक्निकल चार्ट खोल लें, कोई भी खोल सकते हैं, मैं नॉर्मली SCS का खोल लेता हूँ। यहाँ पे जाएं आप और ये चार्ट ओपन हो जाएगा हमारे पास। आप लेफ्ट पे देखें, यहाँ पे डेली लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है KC 100। इस डेली को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मंथली पे। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे डे, 2 डे, 1 वीक सारे ऑप्शन हैं। तो मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ 1 मंथ के ऊपर। जैसे ही मैंने इसे 1 मंथ के ऊपर किया, ये मेरी लास्ट कैंडल है। इस पे आप कर्सर लें, देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ 1 जुलाई 2026। आप टॉप पे देखें, इस हेडिंग को आपने देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये बता रहा है कि ओपन हुआ था 1,80,733 पर। ये पहले जो ओ लिखा हुआ है, एक दफ़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ये ओ ओपनिंग है। ये एच होता है हाईएस्ट कितना गया, लोवेस्ट कितना हुआ, क्लोज किस पे हुआ, ठीक है। और चेंज कितना आया है। अब बेसिकली अब ये देखें, हमने क्योंकि बात की है जुलाई की, तो जुलाई में ये ओपन हुआ था 180 पे। हाईएस्ट 188 तक गया था जुलाई के अंदर, लोवेस्ट 169 और क्लोज हुआ 176 पे। 4,207 पॉइंट डाउन हुआ है, तो -2.33। इसका मतलब है जो KSE 100 का इंडेक्स है वो जुलाई के अंदर 2.33% कम हुआ है। यही देखें, यही परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम देखते हैं KMI 30, जो शरिया कंप्लायंस टॉप 30 कंपनीज है उनके साथ क्या हुआ। तो उसकी परसेंटेज देखें, -3.94 आ रही है, ये 10,000 डाउन हुआ। तो ये देखें -3.94 में लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं KMI ऑल, ऑल शरिया इंडेक्स का क्या बना। तो इसकी परसेंटेज -3.68 आ रही है। और फिर हम मैदान वालों का इंडेक्स देखते हैं, MZNPI, और इसका इंडेक्स हम देख लेते हैं। तो ये भी तकरीबन 3.29 नेगेटिव हुआ। देखें, यही सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, तो मैंने इसी वेबसाइट से, इसी टेक्निकल एनालिसिस से निकाली थी। यहाँ पे आप चाहें तो आप 6 मंथ का भी देख सकते हैं, 12 मंथ का भी देख सकते हैं। जैसे 6 मंथ में देखें, मैदान 3% डाउन है। KMI 30 देखते हैं हम लोग। KMI 30 भी 6 मंथ में देखेंगे तो आप 3.94 डाउन है। KSE 100 चेक करते हैं, ये शायद पॉजिटिव हो, नहीं ये भी नेगेटिव है। और ये 2.33 नेगेटिव है। इसका मतलब है जो 2026 का महीना है, शुरू के 6-7 महीने इंडेक्सेस के नेगेटिव गुजरे हैं। कोई इंडेक्स 3% डाउन हुआ है, कोई इंडेक्स 4% डाउन हुआ है। प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में मैं आपको समझा चुका हूँ कि हम लोग अच्छे इन्वेस्टर तब काउंट होते हैं जब हम लोग इंडेक्स को बीट करें। 99% इन्वेस्टर इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। इंडेक्स को बीट करने का मतलब समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक महीने में इंडेक्स 3% बढ़ा है, और अगर आपका पोर्टफोलियो 4% बढ़ गया तो मतलब आपने इंडेक्स को बीट कर दिया, आपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न लिए। और नेगेटिव में इसको कैसे देखना है, अगर इंडेक्स -3% हुआ है और आपका पोर्टफोलियो -2% हुआ है, तो इसका मतलब आप जीत गए, क्योंकि इंडेक्स ने 3% लॉसेस कराए हैं और आपने 2% लॉसेस किए हैं, तो इसलिए आप जीत गए। अभी कुछ यूट्यूबर्स ने ना कुछ यूट्यूब से वीडियो अपलोड की हुई थी, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड भी संभालते हैं, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी जुलाई के एंड में। उन्होंने कहा कि 2026 के स्टार्ट में और 2000 जुलाई के 26 के एंड में अगर आप ब्रेक इवन पे भी है, मतलब आपने ना प्रॉफिट कमाया ना लॉस कमाया, तो आप कामयाब है। तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, 6-7 महीने गुजर गए और वो कह रहे हैं कि अगर आप ब्रेक इवन में भी है तो आप कामयाब है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी। वो ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 6-7 महीने में इंडेक्स नेगेटिव है, ठीक है, 2.5-3%। और शरिया कंप्लाइंट वाला तो और भी ज़्यादा नेगेटिव है।
तो इंडेक्स अगर 3 साढ़े 3% नेगेटिव हो गया और आप 0% पे भी है तो आप कामयाब है, आप जीत गए। अब हम जुलाई के महीने को दोबारा देखते हैं, जो अभी मैंने कम्युनिटी में मैसेज शेयर किया कि जुलाई के महीने के अंदर ये -2.33, ये 3.94, 3.68, 3.29। अच्छा, फिर मैंने ग्रुप में मैसेज किया था ये इस ग्रुप के अंदर कि यार इंडेक्स तो इतना नेगेटिव हुआ है, आप लोग कितने नेगेटिव हुए हैं। तो सब लोगों ने फिर मैसेजेस करना शुरू किया, अभी लाइव देख लेते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि मेरा 7.5% नेगेटिव हुआ है, इन्होंने कहा 12% नेगेटिव हुआ है, इन्होंने कहा -2.36 नेगेटिव हुआ है, ठीक है। इन्होंने कहा कि -6.23 नेगेटिव हुआ है। आप नोट करें मेजॉरिटी का इंडेक्स से ज़्यादा नेगेटिव हुआ है। अब जैसे इनका उमर फारूक साहब का -9.6 नेगेटिव हुआ है। अभी हुए 10:13 जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आपको वो लाइव मैसेजेस दिखा रहा हूँ। तो आप नोट करें इंडेक्स 3 साढ़े 3% डाउन हुआ, ये देखें। और जो इनके पोर्टफोलियो है वो 8%, 9% डाउन हो रहे हैं, तो मतलब इनके पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर ये जैसे KMI 33.94% हम उसको 4% ही मान लेते हैं। अगर इनका लॉस 4% से कम होता तो हम कहते हैं इनके पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इनका लॉस 4% से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इनके पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जैसे उमर साहब का 9.6 है तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, निहाल साहब का 7.5 है, इनका भी अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। ये 12% है, इनका भी अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। शाहजेब साहब का हुआ -2.36%। तो इनका थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इंडेक्स जब 4% नेगेटिव था, इन्होंने सिर्फ 2.5% किया तो ये कामयाब हुए, ठीक है। ये मैंने अपने पोर्टफोलियो को शेयर किया था कि मैं आपसे दो पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, एक TSBL, एक डेल पोर्टफोलियो। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मेरा TSBL हमेशा वैसे डेल को बीट कर देता है, इस महीने TSBL ने किया 6.3% और डेल पोर्टफोलियो ने किया 3.86%। तो अगर मैं इस KMI 30 से कंपेयर करूं तो तकरीबन 10% का फर्क आया है, मतलब मैंने इंडेक्स के मुकाबले में 10% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इंडेक्स -4 पे, मैं +6 पे हूँ, तो ये 10% का फर्क आ गया। और अगर मैं अपने डेल पोर्टफोलियो को देखूँ तो ये भी तकरीबन 7.5%, 8% प्रॉफिट में ही रहा, क्योंकि ये -4 पे, ये 3.87% के ऊपर है। अब सवाल ये है कि परसेंटेजेस कैलकुलेट कैसे करनी है, एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट करने में कभी गलती ना करें। बहुत सारे लोग परसेंटेज ही ठीक से कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये कैलकुलेट कैसे करनी होती है। इसके अंदर 4 5 चीज़ें आपको चाहिए होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें। अब जैसे ये मेरा पोर्टफोलियो की ईमेल है, मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे जुलाई के एंड में। अब वो मुझसे कह रहा है कि भाई साहब आपके पास इतनी इक्विटी है, इतने के शेयर है और इतना कैश आपके पास पड़ा हुआ है, 8,747। अच्छा, मेरे पास तो डैशबोर्ड बना हुआ है तो वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है, पर आप लोगों को मैं समझा देता हूँ मैनुअली कैसे कैलकुलेट होता है। अब ये देखिएगा, मेरे जो ब्रोकर का अकाउंट है TSBL का, उसके अंदर मेरे पास 8,747 रुपीज़ कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। इस वैल्यू को आप ऐड कर लें, कहाँ गया कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 8,747, इसमें प्लस करें। क्या प्लस करना है आपने, आपके शेयर्स कितने के आपके पास, तो ये मार्केट वैल्यू 1,0435815, इन दोनों को आप प्लस कर दें। इतने के शेयर्स पड़े हुए मेरे पास और इतना कैश पड़ा हुआ है मेरे पास ब्रोकर के अकाउंट में। अच्छा, अब ये स्टॉक कैश इन बैंक क्या है, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनका डिविडेंड एक्स होके मेरे बैंक में आ गया है, ये भी तो मुझे स्टॉक मार्केट से मिला है, तो मुझे ये भी प्लस करना चाहिए। तो मैं ये भी प्लस कर देता हूँ, 12538, ठीक है। चौथी अमाउंट बनती है अनपेड डिविडेंड, मतलब वो अमाउंट जो शेयर आपका एक्स हो चुका है, आपके पास से कट चुका है पैसा, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, हवा में फंसा हुआ है, अभी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो याद रखिएगा 4 चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। नंबर 1, कितने रुपए के शेयर है जिसको मैं मार्केट वैल्यू कह रहा हूँ, 1 हो गया। नंबर 2, ब्रोकर के अकाउंट में कितना कैश पड़ा हुआ है। नंबर 3, आपके बैंक में कितना कैश पड़ा हुआ है, डिविडेंड का कितना कैश आया हुआ है। नंबर 4,
कितना अमाउंट ऐसा है जो एक्स हो चुका है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है। अच्छा, मेरी ये वो अमाउंट अभी तक जीरो है, इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। तो देखें कैलकुलेटर में टोटल अमाउंट आ गया 10457 100। यहाँ पे देखें मेरी टोटल इक्विटी ये लिखी हुई आ रही है 10457 100। मैंने क्योंकि डैशबोर्ड बनाया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। ये मेरे जुलाई के एंड की टोटल इक्विटी है। अब मैं करूँगा क्या अगस्त के लिए, मैं इसको मंथ स्टार्ट के शुरू में लिख दूंगा। अब जैसे आप ये देख रहे हैं मंथ स्टार्ट में 9836 लिखा हुआ है, 98,36,632। ये था मेरे जून एंड के में। तो जून एंड में मैंने ये लिख दिया था। अब ये ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया जुलाई एंड में ये है, तो इसने मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया 6.31। तो इस तरह मैं अपना मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इस मंथ मेरे पोर्टफोलियो ने कितना इंक्रीज किया है। अब देखें आज जुलाई ख़त्म हो रहा है, तो अब मैं करूँगा क्या। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10457 100। देखें, अब मेरी टोटल इक्विटी इसके इक्वल मैंने लिख दी है। अब कल से अगस्त शुरू होगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, और ये मुझे डेली दिखाता रहता है कि आपका मंथली रिटर्न अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। तो मंथ के एंड में मैं अपना मंथली रिटर्न कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है आपको मंथली रिटर्न कैलकुलेट करने का, ठीक है। बाकी मैंने तो काफ़ी सारे मजीद डैशबोर्ड्स बनाए हुए, मैं मंथली बेस पे कंपेयर कर रहा होता हूँ कि इस मंथ कितना रिटर्न आ गया। और जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया हुआ है कि मैं आपसे डेल पोर्टफोलियो का शेयर करता हूँ और मैं आपसे टीएसबीएल का शेयर करता हूँ। टीएसबीएल की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, डेल की अमाउंट, सॉरी, डेल की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, टीएसबीएल की अमाउंट डेल के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। दूसरा ये कि फेसबुक का पेज मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ अपने पोर्टफोलियो की। तो ये चीज़ हो गई। चलें, अब मैं आपको डेल पोर्टफोलियो की चीज़ समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप पे मेंशन किया था कि डेल पोर्टफोलियो का रिटर्न हुआ 3.87। अच्छा, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो ना, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टॉक मार्केट से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 22 से 24% हमें रिटर्न देगा साल का। तो अगर मैं अब 24% बनाऊँ तो महीने का 2% बनता है, महीने का 2% रिटर्न। अब मेरा मॉडल क्या है, मैं डेल पोर्टफोलियो पे समझाता हूँ पहले आपको। माने मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ डेल के अंदर, ठीक है। तो इसको आप याद कर लें पाई की वैल्यू से। आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। ये मेरी फेवरेट वैल्यू है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं महीने का 3.14% रिटर्न ले लूँ। उसकी वजह क्या है, माने मैंने 1 करोड़ रुपये खर्च किया और 3.14% मुझे रिटर्न मिल गया, 3,14,000। अब आपको पता है 15% तो सीजीटी कट जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.85 से, ठीक है। तो नेट बचा 2.669। अब मेरी थ्योरी क्या कहती है, मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो भी प्रॉफिट मिलता है तो मैं पहले 75% उसको निकाल के साइड पे कर देता हूँ कंपाउंडिंग के लिए। मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ 25% प्रॉफिट खर्च करूँगा, बाकी 75% मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मिसाल के तौर पे जैसे 2.669 है तो मुझे मिला 2,66,900, मतलब ये अमाउंट बनी 1 करोड़ के ऊपर। अब मुझे करना क्या है, इसका 75% मुझे री इन्वेस्ट करना है और 25% मुझे खर्च करना है। तो ये जो टैक्स के बाद मेरा प्रॉफिट बचा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.75 से, क्योंकि 25% तो मैं खर्च कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो देखें आंसर आ गया 2%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3.14% कमाता हूँ और मैं उसमें से 15% टैक्स काट दूँ, 25% मैं खर्चा भी कर दूँ, तो मेरे पास नेट 2% बच जाता है। तो अगर मैं 2 लाख रुपए वापस ही इन्वेस्ट कर दूँ तो अगले महीने होगा 1 करोड़ 2 लाख, और बाकी मैं 25% खर्च कर लूँगा। तो 3.14 मेरी एक फिगर है जो मैंने एक टारगेट की होती है। जिस तरह इस दफ़ा तो डल का हो गया है, आई थिंक 3.8 समथिंग था, देख लेता हूँ दोबारा से, 3.87। तो 3.14 से तो ज़्यादा ही था। तो ये 3.14 की साइंस भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसका एक और बेनिफिट है, ये तो मेरा अपना पोर्टफोलियो हो गया। अगर मैंने 1 करोड़ रुपये खर्च किया हुआ, 3.14 कमा लिया, 15% टैक्स चला गया, 25% मैंने खर्चा कर दिया, बाकी मैंने री इन्वेस्ट कर दिया।
तो यही स्ट्रैटेजी मैंने डेल पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर्स के लिए भी यूज़ की हुई है। मिसाल के तौर पे मेरा भाई है, वो मुझे कहता है कि भाई मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मेरे बेहाफ पे सारी इन्वेस्टमेंट्स करो। और मैं अपने भाई का 1 करोड़ रुपए लेके सारा काम उसका स्टॉक में इन्वेस्ट, सारी बाइंग सेलिंग सब कुछ A to Z सब कुछ मुझे करना है। उसके लिए वो पैसिव इनकम बन जाएगी। उसने कुछ भी नहीं करना, ना वो बाय करेगा ना सेल करेगा, ना वो स्टॉक मार्केट को फॉलो करेगा, ना न्यूज़ देखेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और इमेजिन करें कि मैंने उसको 3.14% रिटर्न कमा दिया, तो सेम फार्मूला लगेगा। कैसे? 3.14 में से पहले तो 15% टैक्स कट जाएगा जो गवर्नमेंट ले लेगी, ये बच गया 2.669। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, जो 100% होगा, उसका 25% मैं उससे अपनी मैनेजमेंट फीस और सर्विसेज चार्जेस ले लूँगा। तो रिमेनिंग बच जाएगा उसका 2%। अब मुझे ये बेनिफिट है कि सारा काम करने का, कि मुझे 25% शेयर मिल गया। उसको ये बेनिफिट है कि बिना कुछ काम किए उसको रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसकी पैसिव इनकम बन गई। तो टेक्निकली मेरा जो डेल पोर्टफोलियो का मॉडल होता है 75-25 का, आपको उसकी भी लॉजिक समझ में आ गई होगी कि मैं किस मॉडल पे काम कर रहा होता हूँ। तो ये बेसिकली बेसिक मॉडल हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किसे पैसिव इनकम में जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा, खामा में रिपीटिशन हो जाएगी। पर एक दो इम्पोर्टेंट बातें जो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, और 3% क्या बना, 3,500 रुपये। टैक्स काटने के बाद फिर बच गया 2,600 रुपये। और मेरे 25% कट के बाद हो गया उसका 2,000 बच गया। तो टेक्निकली देखा जाए तो सर्विस चार्जेस उसने 600 रुपये पे किए। अब पॉइंट ये है कि अगर वो खुद से सारा अपना पोर्टफोलियो देखे, और अगर हम ये एज्यूम भी कर लें कि उसके यही रिटर्न्स है जो मैंने रिटर्न्स ला के दिए, तो सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ 600 रुपये के लिए वो अपना पूरा महीना वेस्ट करना चाहता है? क्या वो सिर्फ 600 रुपये के लिए पूरा दिन स्क्रीन पे बैठना चाहता है? क्या सिर्फ 600 रुपये बचाने के लिए पूरा स्टॉक का काम सीखे और सारी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट करे? अभी हमने ये एजम्पशन की हुई है कि उसके रिटर्न्स उतने ही आए जितने मेरे आ रहे हैं। उसके बावजूद भी वो सिर्फ सेव कर पा रहा है, तो सिर्फ 600 रुपये सेव कर पा रहा है। ये इसके पीछे की साइंस है। बाकी ये मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ आपसे, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा।